अब हम आज स्टार्ट करेंगे। रिसेंटली डेट शीट आया है इग्नू यूनिवर्सिटी से। तो उसमें मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ और यहाँ बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि सोशियोलॉजी जो एमए करते हैं उनके पेपर्स थोड़े इस साल पढ़ाई भी नहीं हो पाई, तो आप शॉर्ट बिट्स थोड़े से दे दीजिए और हमें समझाइए। अब मैंने क्या किया, पूरा जो सिलेबस है आप लोगों का उसमें 8 ब्लॉक्स है। एमएसओई फाइनल ईयर का मैं पढ़ा रहा हूँ। ई फिलहाल पेपर 1 जो है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, उसके 8 ब्लॉक्स है पूरे आपके सिलेबस के। और उन 8 ब्लॉक्स में मैंने दो दो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। 16 क्वेश्चन में एलॉबरेट करूंगा कम टाइम की वजह से। अब मैं आप लोगों के सामने ये बोर्ड भी शेयर करूंगा, आप एक एक टॉपिक देख सकते हो, एक एक टॉपिक वहां पर फिर लिख सकते हो। अब देख लीजिए, आपके सामने अब आया बोर्ड। अब देख लीजिए, सबसे पहले दो तीन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों ने अगर देखा होगा, मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन पेपर पहले देखे उनसे लिए है मैंने कि मैक्सिमम क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है। फंक्शनलिस्टिक व्यू ऑन एजुकेशन, दुर्खेम्स व्यू ऑन एजुकेशन, सबसे पहले ब्लॉक 1 में देखेंगे हम इस चीज को। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एजुकेशन होता क्या है। एजुकेशन जो डिराइव किया गया वो लेटिन वर्ड से एजुकेयर, उसका मतलब होता है टू ब्रिंग अप और टू डेवलप और टू लीड आउट। और अब एजुकेशन से मतलब क्या है, ये उस प्रोसेस को कहते हैं जो आपको ब्रिंगिंग अप करती है, जो आपको मैच्योर बनाती है, जो इमेच्योरिटी से लेके मैच्योरिटी की टुवर्ड्स ले जाती है। वी कॉल इट एज, उसको हम एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन ब्रॉडर सेंस में डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल को कहते हैं। अब फंक्शनलिस्टिक परसीव सोसाइटी को कैसे करते हैं, कि वो क्या कहते हैं कि जो ये फंक्शनलिस्ट्स है, ये स्कॉलर्स कहते हैं कि सोसाइटी इज जस्ट लाइक ए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म अगर हम देखेंगे, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ले लेंगे, उसमें अलग अलग सेल्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू बनाता है ऑर्गन, ऑर्गन बनाता है ऑर्गेनिज्म। इसी टाइप से सोसाइटी भी बनी है, छोटे छोटे जर्रों से, छोटे छोटे एलिमेंट से, छोटे छोटे इंडिविजुअल से, फिर बनाता है वो फैमिली, फैमिली बनाता है कम्युनिटी, कम्युनिटी बनाता है फिर सोसाइटी। अब ये इंटर रिलेटेड है। अगर इसमें एक भी पार्ट जो होगा, एक भी इंडिविजुअल फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगा तो सोसाइटी नहीं चलेगी। अब क्या कहते हैं, दीज जो ये इंडिविजुअल्स होते हैं सोसाइटी में, ये इंटरडिपेंडेंट वन ऑन अनदर होता है, और इनकी कोऑर्डिनेशन और इंटरडिपेंडेंस से एक दूसरे पे जो निर्भर होती है, उसी से प्रॉपर फंक्शनिंग होती है सोसाइटी में। अब है नेक्स्ट। अब अगर इसके एक पार्ट में भी चेंज आता है, अगर एक भी एलिमेंट में चेंज आते हैं, तो पूरा मल फंक्शनिंग होता है। बाकी पार्ट्स का डिस इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाता है, इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाता है, वो डिस इक्विलिब्रियम में पोजीशन आती है। अब क्या कहते हैं फंक्शनलिस्ट्स, क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि इस होल सिस्टम को अगर हम देखेंगे, जो इंटरनल फैक्टर्स है वो किसी न किसी जगह डिसरप्ट कर सकते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। अब ये कैसे कंट्रोल करता है, ये सोसाइटी को कौन सी चीज कंट्रोल करती है, ये सबसे पहले है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन कहाँ से मिलती है, जब हम क्रेडल, जो माँ की कोख से पैदा होते हैं, उसके बाद हम क्रेडल में डाले जाते हैं, वहां से सोशलाइजेशन शुरू होती है। सोशलाइजेशन का सबसे पहला सोर्स क्या होता है, वो होती है मदर, वो होती है फैमिली। फैमिली होती है प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सिंपल सोसाइटीज में यही था। अब लेकिन कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज आजकल है। आजकल, पहले अगर आप देखेंगे, फैमिली सपोर्ट करती थे बच्चों को ताकि ग्रूम होने में, ताकि बड़ा होने में। ये कौन करता था, ये करती थी एक फैमिली। अब मॉडर्न सोसाइटीज में एजुकेशन सिस्टम आ गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आ गया, गार्डन स्कूल्स आ गए, कॉलेजेस आ गए, इंस्टीट्यूशंस आ गए, या और ऑर्गेनाइजेशंस आ गए, जिनकी वजह से क्या होता है, हमें सोशलाइजेशन हो जाती है। उसके बाद अब क्या है, अब है एजुकेशन। जो फंक्शनल प्रोस्पेक्टिव्स है, इसके 3 इंपॉर्टेंट ब्रॉड फंक्शंस है हमारी सोसाइटी में। सबसे पहले, एजुकेशन से क्या होता है, सोशलाइजेशन होती है हमें। दूसरा क्या है, स्किल रिवीजन, कोई काम काज हम सीखते हैं उससे। उसके बाद हमें अलग अलग रोल दिया जाता है। सोशलाइजेशन में क्या है कि हमें पता चलता है गलत क्या है, ठीक क्या है और गलत क्या है। स्किल प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईटीआई जाओगे, आजकल बहुत सारे बच्चे जाते हैं आईटीआई, क्या सीखने के लिए, कोई पर्टिकुलर काम सीखने के लिए। तो वो पर्टिकुलर एजुकेशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंप्यूटर का काम करेंगे, या सिविल में आप आर्किटेक्चर करेंगे, या बायोटेक्नोलॉजी सीखेंगे कोई, या
कोई छोटी चीजें सीखेंगे बनाना, ये स्किल प्रोविजन में आता है। तो तीसरा होता है फिर रोल, अलग-अलग इंसान को अलग-अलग रोल दिया जाता है। कि अगर कोई है यहाँ पर कारपेंटर है, उसको अलग रोल, क्योंकि उसने वो काम उस काम में वो एजुकेटेड है, तो उसको वही पर्टिकुलर काम दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अब है दुर्खेम, बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने फंक्शनलिस्टिक पर्सपेक्टिव पे बोला है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा 3 चीज़ें होती हैं। नंबर फर्स्ट सोशल सॉलिडेरिटी होती है इससे, स्पेशलिस्टिक स्किल्स सीखते हैं हम एजुकेशन से, और जो सोसाइटी में होता है वो एक मॉडल बनता है एक इंसान। उसकी वजह से वो ब्रॉडर व्यू ग्रूम करता है वो इंसान, मैच्योरिटी आती है उस इंसान में, तो उस ये एजुकेशन के फ़ायदे हैं। सोशल सॉलिडेरिटी कैसे होती है? कि हमें ये पता चलता है सोशल कॉन्शियसनेस जो हमारा माइंड है, वो हमें जागरूकता होता है राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। स्पेशलिस्ट स्किल सीखते हैं हम, अगर कोई सीखेगा एक्सपर्ट हो जाएगा वो एजुकेशन पढ़ाने में, दूसरा एक्सपर्ट होगा सोशियोलॉजी पढ़ाने में, तीसरा एक्सपर्ट होगा और किसी काम में, या उसके बाद मैच्योरिटी इंसान में आती है, वैल्यूज को समझता है, नॉर्म्स को समझता है, और जो भी सोसाइटी से बंधे हुए नॉर्म्स वैल्यूज, इनको वो इजीली समझ पाता है, फिर किस बंदे से किस एंगल में बात करनी है, बड़ा क्या है, छोटा क्या है, ये सब कुछ समझ जाते हैं हम इसी चीज से। उसके बाद दुर्खेम ने 1956 में क्या कहा कि जो वैल्यूज है और या जो नॉर्म्स है ये एम्बेडेड है सोसाइटी में इंडिविजुअल से, किसकी वजह से? एजुकेशन की वजह से। और होमोजेनिटी आती है, अचीव करते हैं हम रूल्स और रेगुलेशंस, किसकी वजह से? इसी एजुकेशन की वजह से। और एजुकेशन क्या करता है? ये एक प्रिंसिपल बना देता है, एक चाइल्ड को चाइल्डहुड से निकाल के मैच्योर इंसान बनाता है, उसी को हम एजुकेशन। उसके बाद दुर्खेम ने क्या दिए? ऑब्जेक्टिव्स दिए इस एजुकेशन के। क्या-क्या कहा उन्होंने? ये फिजिकली इंसान को डेवलप करता है, इंटेलेक्चुअली इंसान को डेवलप करता है, और मोरल स्टेटस एक चिल्ड्रन में आता है, एक बच्चे में आता है, ताकि वो फैमिली को अंडरस्टैंड करे और फैमिली और सोसाइटी लेवल तक वो समझ पाए। उसके बाद क्या है? एजुकेशन शुड बी मेड, और एजुकेशन क्या है? इंडिविजुअल बीइंग और सोशल बीइंग में डिफरेंस ले आता है। इंडिविजुअल बीइंग अपने आप को तैयार करता है, एक इंसान, एक इंडिविजुअल जो एजुकेशन हासिल करता है उसको वो बना देता है एक इंडिविजुअल, एजुकेशन की ही वजह से। फिर वही इंडिविजुअल मिक्सअप होके वो सोशल बीइंग भी बनता है। तो सोशल बीइंग और इंडिविजुअल बीइंग आपस में इंटर रिलेटेड है। तो ये किसकी वजह से होता है? एजुकेशन, ये ऑब्जेक्टिव है इसका। दूसरा है इंडिविजुअल्स जो होते हैं ये मेंटल स्टेट और सोशल बीइंग, जैसे आइडियाज है, जैसे सेंटिमेंट्स है, इमोशंस है, इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, कौन सा इमोशन कहाँ पर यूज किया जाए, इसको सिखाता है हमें एजुकेशन। और सोशलाइजेशन जो होती है वो डिफरेंशिएशन करती है। ये एजुकेशन मतलब सोशलाइजेशन का मेन फोकस किससे मिलता है? हमें एजुकेशन से। और जब हम अच्छे एजुकेटेड होंगे तो हम सोशली बहुत डेवलप्ड होंगे, और वो डिफरेंस करता है बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स में, वही सोशलाइजेशन डिफरेंशिएशन करता है। उसके बाद इससे पहले हम पढ़ते थे बुक्स, टूल्स देखते थे, हम इंस्ट्रूमेंट्स देखते थे, इंस्टीट्यूशंस होते थे, स्कूल्स होते हैं, जो सब रिलेटेड है एजुकेशन से। यही एजुकेशन हमें सोशलाइज बनाती है। एक जनरेशन मर जाती है, फिर दूसरी जनरेशन आती है, इन बुक से सीखते हैं, टूल से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, फिर नेक्स्ट जनरेशन आता है, तो ये एजुकेशन पास होता है फ्रॉम वन जनरेशन अनदर टू अनदर जनरेशन। और सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इस एजुकेशन का? है वो है सबसे पहले स्कूल। दुर्खेम ने क्या कहा? दुर्खेम ने कहा स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है वो सोसाइटी में होता है बिटवीन टू कंसेप्ट दिए थे उन्होंने सॉलिडेरिटी में। एक है सिंपल सोसाइटीज और एक है कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। उन्होंने क्या कहा दुर्खेम ने? पुराने जमाने में था, पहले जो सोसाइटीज थी वो सिंपल थी, डिवीजन ऑफ लेबर वहां पर सिंपल था। वहां पर एक औरत भी शिकार का काम करती थी, या जितने भी हाउस होल्ड काम होते थे वो एक औरत संभालती थी, और बाहर का भी डिवीजन था इक्वल। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज होती है इसमें मेल अलग आ गया, फीमेल अलग आ गया, फिक्स्ड रोल्स दिए गए मेल और फीमेल को, और कॉम्प्लेक्स स्किल्स खाए गए। कि ये आज अगर आप देखेंगे किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो आप कहते हैं ये कौन कौन से फॉर एग्जांपल ईएनटी का है, या ये मेडिसिन का है, या इसकी स्पेशलाइजेशन कौन सी है? ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में आ गया। अगर आज से 20 साल पहले देखेंगे, आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, आज स्पेशलाइज्ड है। ये कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? ये जो एजुकेशन होते हैं और ये सोशलाइजेशन होती है, इस स्टेट में हर एक बंदे को कंबाइन रखती है, इसके थ्रू, नॉर्म्स के थ्रू, वैल्यूज के थ्रू, स्किल्स के थ्रू, और
डिस्क्रिमिनेशन होने से बच जाता है इंसान। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले जमाने में हम देखेंगे, कभी हम जाते थे शादी में अगर कोई शेख होता था, तो हम कहते थे नहीं, हम इसके साथ खाना नहीं खाएंगे। लेकिन अब क्या होता है, उस अनटचेबिलिटी को दूर किया गया, नहीं ये भी इंसान है। एजुकेशन हमें यही सिखाता है। तो दुर्खेम ने भी इसका जिक्र किया हुआ है। उसने ये कास्ट सिस्टम को एलिमिनेट किया है, और इस एजुकेशन से हर एक मेंबर जो आता है वो इक्वालिटी के बेस पे आता है। उसके बाद नेक्स्ट है पार्सन। पार्सन ने एजुकेशन सिस्टम को क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो कमिटमेंट्स होती है और कैपेबिलिटीज होती है बच्चों में, एक क्लासरूम में, वही फिर ट्रांसफर होती है एडल्ट एडल्ट रोल। ऐसे उसको तरबियत दी जाएगी, वही वो रोल करेगा फ्यूचर में। अगर उसकी बैड खराब तरबियत है, वही रिएक्शन उसको आगे वाले वक्त में आएगी। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, स्कूल क्लासरूम जो है वो सबसे पहली एजेंसी है किसकी? सोशलाइजेशन की। और चिल्ड्रन जो होते हैं वो मोटिवेट होते हैं किससे? फैमिली से, पीयर ग्रुप हो गए फ्रेंड्स, उसके बाद स्कूल से, इंस्टीट्यूशन से। उनसे उनको क्या मिलता है? एक सोशलाइजेशन मिलता है, ताकि वो तैयार हो जाए फ्यूचर में लेबर मार्केट के लिए, या फ्यूचर में शादी के लिए, या फ्यूचर में बाकी कामों के लिए। पार्सन ने और एक चीज ये कहा, जो एक कमिटमेंट्स और कैपेबिलिटीज एक इंडिविजुअल में होती है, वही रोल वो पैदा करता है फिर फ्यूचर में। चाहे कमिटमेंट्स वैल्यूज सोसाइटी में हो, या रोल इन सोसाइटी हो, या कैपेबिलिटी में कोई चीज वो सीखता है, या रोल सीखता है और रेस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है। उसके बाद और एक पॉइंट उन्होंने कहा, एलोकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे होते हैं। एलोकेशन में स्कूल में वो कैसे सर्व करेगा, फिर उसके बाद वो कैसे सीखेगा नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर। और ये एलिमेंट्री स्कूलिंग में ही हम सीखते हैं, ये बुजुर्ग है इसके साथ कैसे बात करें। उसके बाद जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो फर्स्ट सोशलाइजिंग एजेंसी, इसने कहा, पार्सन ने कहा। उसके बाद उन्होंने तीन इश्यूज इंपॉर्टेंट डिस्कस किए। सबसे पहला इशू उन्होंने क्या कहा कि ये जो स्कूलिंग होती है, वो एक कंपोनेंट उसका होता है कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, सीखते हैं हम उससे, जैसे लैंग्वेज, जैसे मैथमेटिकल स्किल, जैसे कैलकुलेशंस। मोरल कंपोनेंट दूसरा है, उन्होंने कहा सिटीजन बिहेवियर, हम कैसे टीचर्स के साथ बात करें, हम कैसे कॉपरेशन में रहें क्लास में, सीनियर की कैसे रेस्पेक्ट करें, या वर्क आदत हमें कैसे फिर हो जाए फ्यूचर में काम करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसमें कॉन्फ्लिक्ट व्यू ऑन एजुकेशन। टैगोर का रोल क्या था एजुकेशन पे, जॉन जेव का क्या रोल था, या इवेन लेज का क्या रोल था एजुकेशन में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक सेकंड में। अब सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या कहा गया? कहा गया जो ये सोसाइटी है ये डायनामिक है। डायनामिक मतलब चेंज। ये आज एक तरह की सोसाइटी है, कल दूसरी तरह की सोसाइटी हो जाएगी, और इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही है। कॉन्फ्लिक्ट से ही कंटिन्यूटी बनती है। एक सोशल ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट करता है, दूसरा एक इंडिविजुअल का कॉन्फ्लिक्ट दूसरे के साथ होती है, उसी से ये सोसाइटी चलती है। अब उन्होंने क्या कहा, दूसरी चीज क्या होता है इसमें, कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है टुवर्ड्स डेवलपमेंट, और नेगेटिव भी हो सकता है, उससे डेवलपमेंट नहीं होता है। लेटेंट भी हो सकता है, मैनिफेस्ट हुए, ग्रेजुअल भी हो सकता है, वायलेंट भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। उसके बाद और एक स्कॉलर ने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में क्या कहा, अल्थसर, उन्होंने क्या कहा, सोसाइटी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। नंबर फर्स्ट है कैपिटलिस्टिक क्लास। कैपिटलिस्टिक क्लास कार्ल मार्क्स ने भी दिया, वो जिनके पास ओनरशिप प्रोडक्शन की भी है, प्रोडक्ट्स की भी है, और वो मार्केट को भी कवर करते हैं। और दूसरा है लेबर क्लास, जो सबऑर्डिनेट है, जो एलिनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, फ्रॉम द प्रोडक्शन, सब में वो एलिनेट था। उन्होंने यही दो सोसाइटीज का जिक्र किया। उन्होंने कहा जो एजुकेशन है उस टाइम की एजुकेशन, वही बनाता है लेबर क्लास। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और वो वर्कर्स डिपेंडेंट होती है। ये पॉलिसी किनकी होती है? कैपिटलिस्टिक की पॉलिसी होती है, इस टाइप की एजुकेशन बनाना, ताकि डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाए और उनको वर्कफोर्स मिले। दूसरा कन्फ्लिक्टेड स्कॉलर था बोलियर एंड गिंट्स। 1976 में उन्होंने क्या कहा, कैपिटलिस्ट सिस्टम जो था वो सरप्लस लेबर चाहिए उनको। उन्होंने क्या किया, एजुकेशन सिस्टम को सरप्लस लेबर और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा आ गया। मैंने वही कहा, जब एजुकेशन होती है तो ज्यादा लोग पढ़ते हैं, जब ज्यादा लोग पढ़ेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको अब्जॉर्ब करने के लिए उनके पास कोई सिस्टम नहीं होता है। तो उससे क्या होती है, और जो स्टूडेंट्स में बचपन में दी जाती है कि वो खुद डिसीजन नहीं ले सकते हैं, दे आर सबऑर्डिनेट, क्योंकि पहले टीचर के सामने वो सबऑर्डिनेट होते हैं, फिर प्रिंसिपल के सामने, फिर जब घर होता है तो उनको एक सबऑर्डिनेशन एटमॉस्फेयर दिया जाता है। उससे क्या होता है, वो खुद की अपनी पॉलिसी नहीं बना पाते हैं और वो खुद ग्रूम नहीं हो पाते।
दूसरा और एक स्कॉलर आ गया एप्पल और किंग 1979 में। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो करिकुलम है, जो आप लोगों का सिलेबस स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, वो वैसे डिजाइन किया जाता है कि आपको सबऑर्डिनेशन सिखाते हैं, आपको सेग्रीगेशन सिखाते हैं, आपको कहा जाता है कि सिर्फ वर्क पे ज्यादा फोर्स करो और खेलने कूद पे मत करो। जैसे आप लोगों ने कश्मीर में मैक्सिमम सोसाइटी देखी आज से 10 साल 15 साल पहले, जो भी खेलता था उसको डांटा जाता था, नहीं तुम्हें खेलना नहीं है, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, मरना है किताबों पे। फिर उसका जो माइंड होता था वो अंडर डेवलपमेंट होता था, वो डेवलप नहीं होता था, वो ग्रूम नहीं हो पाता था। इसलिए बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स नहीं निकल पाते थे, अच्छे अच्छे स्कॉलर्स नहीं निकल पाते थे, अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन नहीं निकल पाते थे। आजकल ओपननेस थोड़ी मिल गई, ऑटोमेटिकली बहुत सारे छोटी छोटी बच्चे जो है खेल कूद में आगे है, इवन टाइम्स में आगे है, इवन कंसेप्ट रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट में वो आगे है। इसकी वजह से, क्योंकि उनको वो फ्री एटमॉस्फेयर मिला। इसी वजह से एप्पल और किंग ने क्या कहा, जो ये किंडरगार्टन स्कूल्स होते हैं, छोटे छोटे स्कूल्स, उसमें सोशलाइज किया जाता है कि आपको ज्यादा ध्यान देना है वर्क पे, कम ध्यान देना है प्ले पे, और वेट किया जाता है लाइंस में। आप लाइन में आ जाओ, स्कूल में ही सिखाया जाता है। तो वो एक ऑल दो डिसिप्लिन है, लेकिन वो सबऑर्डिनेशन भी है। ये एप्पल और किंग का कंसेप्ट है। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या दिया कंसेप्ट, किस पे? एजुकेशन पे। 1861 में वो पैदा हुए, 1941 में उनकी डेथ हो गई। ये कहाँ पैदा हुए? कोलकाता में, रिलीजियस फैमिली में, लैंडलॉर्ड थे इनके पेरेंट्स। उसके बाद उन्होंने 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट दी। सबसे पहले उन्होंने कहा जो ये एजुकेशन है, ये फील्ड ओरिएंटेड होनी चाहिए। फील्ड ओरिएंटेड मीन्स बच्चों को ले जाओ फील्ड में, उनको सिखाओ ये घास है, ये पौधे हैं, ये बाकी चीजें हैं। तभी वो सीख पाएंगे और वो न्यूरिश हो जाएंगे, और उनमें जो न्यूरिशमेंट हो जाएंगे, वो रियली समझ पाएंगे एजुकेशन क्या है। हम क्या कहते हैं? किताब पैटर्न। उनको ये नहीं समझ होता है ग्रास के कितने पार्ट्स होते हैं, प्लांट के कितने पार्ट्स हैं। जब हम उनको ग्राउंड में ले लेंगे, ये कहेंगे ये ट्री है, ये इसका स्टेम है, ये इसके रूट्स है, ये इसकी शाखें हैं, शूट्स है, ये इसके लीव्स है, लीव्स में एक स्टोमेटा होता है, उसके थ्रू इसमें प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। ये हम घर पे नहीं सिखा सकते, ये हम फील्ड में सिखा सकते हैं। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। दूसरा उन्होंने कहा टीचिंग थ्रू फील्ड एक्सपोजर। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, जाके फील्ड में जाओ, वो वहीं से पढ़ेंगे। वो हम घर जाके बैठ के नहीं पढ़ सकते। हिस्टोरिकल प्लेसेस देने हैं, वो बाहर देखेंगे टूर्स और ट्रैवल्स के थ्रू। उसके बाद और एक तीसरा पॉइंट उसने कहा, जो फॉरेन लैंग्वेज होती है वो सूट नहीं करती है एजुकेशन में। अगर आप देखेंगे मैक्सिमम आजकल कश्मीर में भी बहुत वबा है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कहते हैं बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज दिस। जब आपने उसको पहले से ही अंग्रेजी सिखाई ना, वो लेटर ऑन स्टेज में 3-3 लैंग्वेजों को कैसे कंट्रोल करेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको कम से कम 5-6 साल तक एम्फेसिस देना है हमें मदर टंग। मदर टंग मीन्स कश्मीरी। कश्मीरी को जब वो कंट्रोल करेगा, तभी वो बच्चा और लैंग्वेजेस को कंट्रोल कर सकता है। जैसे चाइना में कभी भी बच्चे को नहीं सिखाई जाती है बचपन में अंग्रेजी, उसको चाइनीज लैंग्वेज सिखाते हैं ताकि वो एक्सपोजर सीखे, उस मदर टंग से अटैचमेंट आता है। मदर टंग में अगर आप यहाँ से दिल्ली जाते हैं, ट्रेन में कोई मिलता है, अगर उसने कश्मीरी में बात की, आपको उससे अटैच हो जाता है, लगाव होता है, क्योंकि आप से वो टच होती है वो लैंग्वेज। इसीलिए बच्चे को ये आदत देनी चाहिए। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा। और एक उसने कहा कि फॉरेन लैंग्वेज की उसने क्रिटिसाइज की, कहा कि वो वेस्टर्न एजुकेशन है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा करिकुलम, जो सिलेबस हम स्कूल्स में बनाते हैं, क्या करते हैं? टीचर्स बनाते हैं। इवन आजकल आप अगर सिलेबस देखेंगे 10th की, मैंने रिसेंटली बुक देखी, ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी एनसीईआरटी की, ऐसी ऐसे जो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे बच्चे, उनको पता ही नहीं ये क्या होता है। उन छोटे छोटे पैराग्राफ्स दिए गए हैं, उनको तो उसकी हिस्ट्री पता ही नहीं है, तो कहाँ से पढ़ेंगे। आप बच्चे को बिठाएंगे, उसको क्या जरूरत है, तो वो समझ सकता है, वो सिलेबस बनाएगा तो वो बेटरमेंट के लिए होगा। उसके बाद मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज होनी चाहिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे पहले जब रिलीजन में मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इंपार्ट करेंगे एक बच्चे को, तभी वो बाकी चीजें सीख सकता है। उसके बाद एजुकेशन सपोर्ट क्या क्या करता है? फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब अंधेरा, अंधेरापन, जहालत, उससे ये एजुकेशन बाहर ले जाता है इंसान को। किस किस में? पहले बच्चे को ले जाता है उसकी फीलिंग्स में, मतलब इमोशंस में, सिंपैथी में, लव में। उसको डिफरेंस हो जाती है लव क्या है और हेट्रेडनेस क्या है, जिद क्या है। ये एजुकेशन सिखाता है। उसके बाद एक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सिखाता है। मैन और नेचर के दरमियान कौन सा ये है,
बच्चा सीख जाता है कि मुझे इस प्लांट को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, फ्लावर्स को नहीं तोड़ना है। ये सब किसकी वजह से सीखता है? ये एजुकेशन की वजह से। उसके बाद क्रिएटिव सेल्फ अपने आप को बनाता है। उसके बाद इंटरेक्शनलिज्म सिखाता है कि बाकी लोगों के साथ मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये रॉबिन्सनाथ टैगोर ने एजुकेशन। नेक्स्ट, जॉन ड्यू 1859 में ये बॉर्न हुए, 1952 में ये डेथ हो गई उनके, और ये 1884 में अपॉइंट किए गए फिलोसफी और साइकोलॉजी में एक एज एन इंस्ट्रक्टर। ड्यू का जो अप्रोच था वो प्रैग्मेटिक था। प्रैग्मेटिक मींस जो आप एक्सपीरियंस करोगे, एक्सपीरियंस लाइफ में करोगे। फॉर एग्जांपल आप बाहर जाओगे, बाहर तक आप गिनोगे कितने कदम है, तभी आप कह सकते हो ये कितना मीटर डिस्टेंस है। जब आपने नहीं एक्सपीरियंस किया, आपको मैं एक एप्पल दे दूंगा, इसका टेस्ट कैसा है, जब आप खाओगे, दैट इज नोन एज प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म मीन्स जो आप एक्सपीरियंस करोगे फिर उसके बारे में बताओगे, दैट इज नोन एज प्रैग्मेटिज्म। उसके बाद उसने बुक जो लिखी है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 में लिखी। सोसाइटी को उन्होंने कैसे जज किया, उन्होंने कहा जो ये एजुकेशन टाइप है ये न्यूरिशिंग करता है इंडिविजुअल को, सोशल चेंज उसी से आता है, और विदाउट डिसऑर्डरिंग सोसाइटी। उसके बाद डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, कहा कि इक्वालिटी एजुकेशन में होनी चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, ये बच्चा भी इक्वल है, ये बच्चा भी इक्वल है, ये बच्चा भी इक्वल है। उसके बाद इसको भी मुझे जॉब देनी है, इसको भी जॉब देनी है, इसको भी जॉब देनी है। ये नहीं कि बैंक में लगाएंगे, जो अपने अपने बंदे हैं उनको बैंक में एब्जॉर्ब कर दिया और बात खत्म, और जो बाकी बच्चे हैं ये नहीं। उसके बाद चेंज फॉर बेटर, चेंज जो आनी चाहिए वो बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिलेबस में, करिकुलम में कोई चेंज लाते हो, वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, जो वो समझे, जो वो बात को समझे, और जो फ्यूचर में उसके काम आ जाए। इसलिए कहा चेंज फॉर बेटरमेंट। उसके बाद उन्होंने कहा स्कूल्स कनेक्ट विद प्लेग्राउंड्स, जितना एजुकेशन जरूरी है उतना प्लेग्राउंड भी जरूरी है, उतना लेबोरेटरी में टेस्ट भी जरूरी है। स्कूल्स को सेपरेट मत करो आउटसाइडर से। स्कूल्स और आउटसाइड एनवायरनमेंट इज इंटररिलेटेड, और दैट शुड बी इंटररिलेटेड। उसके बाद और एक उसने कहा एक्टिविटी मूवमेंट, एक्टिविटीज होनी चाहिए। एजुकेशन में एक्टिविटीज जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो ज्योग्राफी का, फिर वहां ले जाओ फील्ड में, उनको सिखाओ ये है ग्लेशियर टोपोग्राफी, ये है एरियल टोपोग्राफी, ये है फ्लूवियल, ये है बाकी चीजें। जब तक वो नहीं सीखेंगे वो आपको रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे। उसके बाद एजुकेशन जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ो। कोई भी एजुकेशन दे रहे हो, सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हो, तो वो प्रैक्टिकल लाइफ से उनको जुड़ाओ उससे। उसके बाद 7 कम्युनिटी ऑफ टीचर लाइफ जो होती है, टीचर और स्टूडेंट, उसमें कॉपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और आइडियाज शेयर होनी चाहिए, ट्रांसमिटिंग होनी चाहिए कल्चर और आइडियाज, उससे डेवलपमेंट हो जाएगा। 8th उन्होंने कहा एजुकेशन बाय एंड फॉर एक्सपीरियंस। एजुकेशन जो है ये क्या है? नथिंग, इट इज एक्सपीरियंस। जो आप एक्सपीरियंस करते हो सोसाइटी में, वही एजुकेशन है। नेक्स्ट है इवान इलिच, 1926 से लेके 2002, मींस 26 में बॉर्न हुए, 2002 में इनकी डेथ हो गई। ये ऑस्ट्रेलियन फिलोसोफर है, रोमन कैथोलिक प्रीस्ट थे, ये रेडिकल मार्क्सिस्ट थे, और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी जिसका नाम था स्कूलिंग सोसाइटी। उन्होंने कहा कि स्कूल से बच्चों को बाहर निकालो, उनको मत पढ़ाओ स्कूल में। ये इनका कंसेप्ट था। अब मैं बताऊंगा ना क्यों। नंबर फर्स्ट उन्होंने क्या कहा, जो स्कूल्स है ये एक ब्यूरोक्रेटिक फैक्ट्रियां हैं। ब्यूरोक्रेट्स की ये फैक्ट्रियां हैं, ताकि बच्चों को तैयार किया जाए, फिर इनको उनकी इंडस्ट्रीज में जॉब दिया जाए, और ये सबऑर्डिनेट रहे। उन्होंने कहा इनको वहां से निकालो, इनको क्या करो, इनकी इंडिविजुअलिटी इससे क्रैश होती है, क्योंकि उनको लिमिटेड सिलेबस पढ़ना पड़ता है। अगर आप देखोगे लिमिटेड साइंस, लिमिटेड ये, अगर उनको आप फील्ड में ले जाओगे तो एक्सपीरियंस बहुत सारी चीजें करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा अबॉलिश, कहा इन्होंने स्कूल को ही खत्म करो, किसी मेंटर के पास जाओ, किसी टीचर के पास जाओ, वो आपको सिखाएगा। और जहां पर रूल्स ना हो, रेगुलेशंस ना हो, जब आपका मन करे सुबह से उठो पढ़ो, जब मन करे तब सो, जब मन करे जो चाहे वो, उसको फ्रीडम कहते हैं। लेकिन उन्होंने यही कहा कि स्कूलिंग में एक लिमिटेड टाइम होता है, वो नहीं होना चाहिए। लिमिटेड नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। आपको बाउंडेशंस नहीं होनी चाहिए, आपको अलग से रूल्स डिजाइन करने होते हैं। आपको क्या फिट बैठता है, उसी से आपकी इंडिविजुअलिटी फिर डेवलप हो जाएगी। और क्या कहा, स्कूलिंग इन एन एजुकेशन मेथड जो है, वो उन्होंने क्या कहा कि फ्रीडम मिलनी चाहिए एक चाइल्ड को कोई सीखने के लिए। मैं मुझे क्या सीखना है, बचपन में हम कहते हैं कि नहीं तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। अगर वो इंटरेस्ट है कारपेंटर के काम में, अगर वो इंटरेस्ट है कोई और काम में, उसमें वो तरक्की कर सकता है, वो डेवलप पोएम्स लिख सकता है, पोएम्स दे सकता है, आइडियाज दे सकता है, उसको आप क्यों नहीं देते हो? तो यही इन्होंने कहा इवान इलिश ने, नहीं, फ्री होना चाहिए और यूनिवर्सल एजुकेशन होना चाहिए। अपोजिशन जो होता है स्कूलिंग और एजुकेशन में, ये नहीं होना चाहिए, ये रिलेटेड होना चाहिए।
ठीक। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इम्पोर्ट जो हम एजुकेशन करें, ये मॉरल एजुकेशन होनी चाहिए, ताकि मॉरलिटी के बाद ही आप डेवलप करो और बाउंडेशंस नहीं होने चाहिए। उसके बाद उन्होंने 4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट कहे एजुकेशन के लिए। सबसे पहले रेफरेंस सर्विस टू एजुकेशन होना चाहिए। लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए इंसान को, रेंटल एजेंसीज होनी चाहिए, लेबोरेटरीज होनी चाहिए, शोरूम्स होने चाहिए, म्यूजियम्स होने चाहिए, थिएटर्स होने चाहिए। ये 24/7 अवेलेबल होनी चाहिए एक बच्चे को, ताकि वो एन्जॉय भी करे, पढ़े भी। उसके बाद स्किल एक्सचेंज होना चाहिए। आइडियाज एक्सचेंज होने चाहिए एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट के बाद। उसके बाद उन्होंने कहा पीर मैचिंग होनी चाहिए। जब फ्रेंड्स का आइडिया और एक के पास एक्सचेंज हो जाएगा, पार्टनरशिप में वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर उनको अलग-अलग रखेंगे तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद रेफरेंस सर्विस होनी चाहिए, एजुकेटर्स होनी चाहिए, ताकि वो एजुकेशन को और बाय एंड लार्ज डेवलप करें। उसके बाद शिफ्ट जो है, प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग को शिफ्ट करो प्रोसेस ऑफ लर्निंग में। प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग से कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन जब प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग होती है ना, उससे बहुत कुछ हासिल होता है। प्रोसेस सीखो। फॉर एग्जांपल आपको चाय बनानी है, तो आप सीखते हैं ये डालो, बस बात खत्म, हो गई चाय तैयार। ये प्रैक्टिकली करके जब देखोगे, उससे चाय के अलग-अलग कलर, आप दूध निकालो, वो भी चाय बनती है, आप उसमें चीनी कम डालो, वो भी चाय बनती है, तो बेस्ट मेथड। इसी को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग से बेस्ट है प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग। उसके बाद टॉप मॉडल स्कूलिंग जो होती है, स्टूडेंट पावरलेस थी। अब वो क्या होने चाहिए? वो स्टूडेंट पावरफुल होनी चाहिए। इसलिए उसको चेंज करो। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, जो ये स्कूल्स देते हैं, वो क्या देते हैं? इलिटरेसी, वायलेंस, ड्रग, इनइक्वालिटी, इससे ये पैदा होते हैं। और उन्हें सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट कहा कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हम हेल्थ केयर सेंटर्स ज्यादा डेवलप करते हैं। उससे मरीज लोग और बनते हैं। उनको पता होता है कि हॉस्पिटल नजदीक है, वो जाते हैं। सर में थोड़ा सा दर्द होता है, बियर नहीं कर पाते हैं, चले जाते हैं। उससे ये मतलब नहीं है कि आप कंट्रोल कर रहे हो डिजीजेस को। या सोशल वर्क करनी है, तो हम क्या बना देंगे? कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे। जिसको सोशल वर्क करना है वो अपनी सेल्फ से भी करेगा, जिसको नहीं करनी है वो नहीं करेगा। उसके बाद उन्होंने कहा पुलिसमैन, पुलिसमैन तो इतने हैं, तो क्राइम कंट्रोल कहाँ हो पाता है? नहीं हो पाता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि पुलिसमैन के ही थ्रू क्राइम कंट्रोल हो जाए। नहीं, ये सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी बनेगी, अभी क्राइम कंट्रोल हो जाए, जैसे यूरोपियन कंट्री में। उसके बाद उन्होंने कहा कि मिलिट्री ही जरूरी नहीं है नेशनल सिक्योरिटी बने, हम लोग भी नेशनल सिक्योरिटी बन सकते हैं। अपनी लेवल पे हम अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है, ये हमारा सेल्फ है। जब हम सेल्फ को डेवलप करेंगे तो ओवरऑल डेवलपमेंट